तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका। पाकिस्तान के अंदर उनके टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया। किराना हिल्स नाम की जगह जहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे गए हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान पैनिक में आ गया कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह किया है। जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। INS विक्रांत का बैटल ग्रुप अगर कराची के सामने डेरा डाल के खड़ा हो गया, पाकिस्तान बिल्कुल इस दौरान चुप रहा। पाकिस्तान ने कोई नू नकड़ नहीं किया। दर्शकों, देश के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने कहा, वो एक एक शब्द जो है अपने साथ इतने सारे मतलब, इतने सारे मायने, इतने सारे फैसले और एक्शन दिखा गया जो किसी फिल्म की तरह है, जो किसी बेहतरीन उपन्यास की तरह है अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे। सवाल यह है कि मई के महीने में नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल क्या रहा था, नरेंद्र मोदी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा था। हम बात कर रहे हैं पहलगाम की घटना के बाद भारत के रिस्पांस यानी ऑपरेशन सिंदूर की। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने आखिर ऐसा क्या तय कर लिया जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। इसके लिए आपको देश के सैन्य चीफ उपेंद्र द्विवेदी की मुझे लगता है कि ये करीब 1.5 मिनट की बाइट पहले सुननी चाहिए। सबसे टर्निंग पॉइंट जो था, 2 स्टेज पे देखना चाहिए। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर स्ट्राइक, टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया। उन्हें वक्त लगा समझने में, एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हुई। और ये जो मिस मैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पाया। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बताता हूँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम साहब थे, तो यहाँ बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर, इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद। देश के आर्मी चीफ का ये बयान अपने आप में लगता है कि जैसे कानों में लगातार जब आप सुन लें तो कई बार आपको लगेगा कि ये फिर से सुनाई दे रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको एक्सप्लेन करना चाहिए, जिनका मतलब है, और जो कुछ ऐसा है जो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ खुले में नहीं बता सकता। तो सवाल यह है कि आखिर 10 मई की सुबह नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीनों सेनाओं को ऐसा क्या आदेश दिया था जिसको देश के सैन्य चीफ ने खुले में नहीं बताया। मुझे लगता है जब आपने बयान सुन ही लिया है तो सैन्य चीफ के बयान के उन महत्वपूर्ण शब्दों पर भी गौर करना चाहिए। इससे आपको इंडियन आर्मी के भविष्य की नीतियां, भविष्य की कहानियां और भूतकाल में यानी 10 तारीख को इंडियन आर्मी ने क्या किया था वो तस्वीर लगभग क्लियर हो जाएगी, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को क्यों रुकना पड़ा या फिर अमेरिका को क्यों अचानक से कूदना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, ये और नहीं बढ़ना चाहिए, ये और एस्केलेट नहीं होना चाहिए। आखिर अचानक क्यों डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि मैंने ही सीज फायर कराया है, मैंने 2 न्यूक्लियर देशों को लड़ने से रोका है। इसके अलग अलग आयाम हैं, और मुझे लगता है कि देश के आर्मी चीफ ने इशारों में उन सारी बातों को देश के सामने रख दिया है। देश के आर्मी चीफ कहते हैं टर्निंग पॉइंट जो था उसको 2 पार्ट में देखना चाहिए। पहला टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट का हमने जो टेररिस्ट टारगेट पर स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो ये हुआ था
कि दूसरे तरफ की जो डिसीजन मेकिंग साइकिल थी वो बिल्कुल हिल गया। उनको वक्त लगा समझने में। अब चूंकि उनको वक्त लगा समझने में, तो जिसके हाथ जो आया उसने फेंकना शुरू कर दिया। मतलब ये बात है 7 मई की, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर उनके टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान को ये तो पता था कि पहलगाम के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा, लेकिन टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाना और बिल्कुल प्रिसाइज के साथ उनको ये अंदाजा नहीं था। तो वो हड़बड़ी में आए और वहां जिनके जो हाथ, कहने का मतलब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन शुरू किया। आगे कहते हैं किसी ने ड्रोन, किसी ने पत्थर, उस तरफ ऐसा अफरा तफरी मचा हुआ था कि उनको समझ नहीं आया कि क्या कार्रवाई भारत कर रहा है। और ये जो उस तरफ मिसमैनेजमेंट था उसको हमने क्रेडिटेड रिस्पांस दिया। मतलब उधर से जो कुछ गोलाबारी वो कर रहे थे हमारे जवाब में या ड्रोन भेज रहे थे, उस पर इंडियन आर्मी जवाबी कार्रवाई कर रही थी, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि जो हमारा राजनीतिक और सैनिक एम था वो हमने प्राप्त कर लिया था। भारत का पहला मकसद यही था कि हम पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं हम उनको नष्ट कर देंगे। वो हमने नष्ट किया। हमारा पहला एम भी यही था, लेकिन पाकिस्तान इसको एस्केलेट कर रहा था। पाकिस्तान ने टेरर कैंप्स पर जो हमने अटैक किए, हमने किसी सिविलाइज्ड बिल्डिंग को या सिविलियन बिल्डिंग को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया, हमने टेररिस्ट अटैक्स और टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है निशाना बनाया। बावजूद इसके पाकिस्तान रिटेलिएट करता है। जब रिटेलिएट करता है तो भारत जवाब देता है। आगे कहते हैं दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था वो शायद मैं आपको यहाँ खुले में नहीं बता सकता। यहीं से कहानी थोड़ी मुड़ती है कि आखिर 10 मई की सुबह देश की तीनों सीमाओं को, जैसा उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं कि 10 तारीख की सुबह तीनों सेनाओं को कुछ ऐसे निर्देश दिए गए जो मैं आपको नहीं बता सकता, बट 10 तारीख की सवेरे जैसा निर्देश दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो इसमें क्या होना था। तो जिसको ये समझना था उसको ये समझ आ गया। मतलब कि पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो ये किस तरफ जाएगी। और आगे वो कहते हैं, चूंकि उसको ये समझ आ गया था, उस चीज को समझते हुए चूंकि उसके पास सैटेलाइट इमेज थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है, इन सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तब वो समझ गए कि अब इस लड़ाई को रोकने का समय आ गया है, इसी में अपना फायदा है। मैं आपको एक तरफ इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो सैन्य चीफ ने कहा है कि मैं खुले में नहीं बता सकता, मतलब यहां नहीं बता पाऊंगा। 10 तारीख को निर्देश, अब सवाल है कि सरकार की तरफ से तीनों सेनाओं को क्या निर्देश दिए गए। आगे जो कह रहे हैं उसमें समझना कि जिसको समझना था वो समझ गया। 10 तारीख की सुबह इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान रह रहकर किसी भी बात में, छोटी बात में, इवन उनके टेलीविजन डिबेट्स में जो उनके गेस्ट होते हैं वो भी कह देते हैं कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, पाईजान। तो वो पाईजान वाला पाकिस्तान अचानक घुटनों पर क्यों आ गया, वो सीज फायर क्यों मांगने लगा। जो कुछ उपेंद्र द्विवेदी, मुझे नहीं पता कि उनको क्या निर्देश दिए गए थे या फिर उपेंद्र द्विवेदी खुले में क्या नहीं बताना चाह रहे, लेकिन दर्शकों जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। आपको पहला अमेरिकी रिस्पॉन्स याद होगा, इवन आपको यह भी याद होगा कि पहलगाम की घटना के आसपास वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वांस, वो भारत के दौरे पर और प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर। उसी दौरान आपको यह समझना पड़ेगा, JD वांस भारत से वापस अपने देश जाते हैं, प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस आते हैं। इस पूरी कहानी में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अमेरिका पहले यह कहता है कि भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, हमारा उससे क्या लेने देना, दोनों की पुरानी लड़ाई है। पहला रिस्पॉन्स ये है। लेकिन अचानक 10 तारीख यानी 10 मई की सुबह पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या होता है कि अचानक ये बताया जाता है कि अमेरिका इसमें कूदता है और बाकायदा सीज फायर की घोषणा होती है। उसी दरमियान एक खबर आती है, खबर ये कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह किया है और उन एयर बेसेस में एक एयर बेस है नूर खान का एयर बेस, उससे कुछ दूरी पर एक है किराना हिल्स नाम की जगह, जहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे गए हैं। बताया गया किराना हिल्स में इंडियन एयरफोर्स का मिसाइल हिट किया है,
ब्रह्मोस हिट किया है, वहां से धुआं निकलते लोगों ने देखा है। दुनिया भर में सैटेलाइट इमेजेस आ गई, दुनिया भर में रिपोर्टें छप गई, लोगों ने अखबारों में पढ़ लिया जगह कि भाई क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को निशाना बना दिया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के द्विवेदी साहब ने साफ साफ मना किया कि उनसे जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो इंडियन एयरफोर्स ने मना कर दिया था कि नहीं, हमारी तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन दर्शकों, इसकी बाईलाइन ये है कि अचानक जो कह रहे हैं द्विवेदी साहब कि ऐसा कुछ था जो हम नहीं बता सकते, पूरा का पूरा पाकिस्तान पैनिक में आ गया। फिर वो आगे कह रहे हैं कि जिसको ये समझना था उसको वो समझ में आ गया, उनको सैटेलाइट के जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस की मूवमेंट का पता लगा। क्या उनको इस बात का भी अंदाजा था कि विक्रांत अगर कराची के सामने, INS विक्रांत का बैटल ग्रुप अगर कराची के सामने डेरा डाल के खड़ा हो गया, का मतलब क्या है? तो वहां से पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ भारत ने फोड़ दिया, यानी ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का केस था वो भी भारत ने खत्म कर दिया। और फिर आपको अचानक याद है कि अचानक से अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जाना नहीं नहीं इसको रोकिए, इसको हम एस्केलेट नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। भारत ने भी सीज फायर मान लिया, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल और सैन्य एम जो था वो हमने अचीव कर लिया। हमने ये भी बोला ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अब न्यू नॉर्मल ये है कि कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर बस थोड़े समय के लिए स्थगित है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अब नीति का हिस्सा है। तो सवाल ये है दोस्त कि आखिर ये जो द्विवेदी साहब खुले में नहीं बता रहे हैं, कहीं ये खुले वाली बात वो तो नहीं है कि जो दुनिया ने देखा, जो दुनिया में सैटेलाइट इमेजेस से दिखे किराना हिल्स से निकलता हुआ धुआं। इवन देश के बड़े डिप्लोमेट हैं दीपक वोरा साहब फॉर्मर, उन्होंने कहा कि किराना हिल्स के नीचे क्या कुछ दबा है वो दुनिया शायद ही कभी समझ पाए। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई थी कि बोरोन्स के जहाज टर्की से कहां पहुंचते हैं, नूर खान एयरबेस पहुंचते हैं, अमेरिकी फोर्सेस का बोरोन लेकर। बोरोन क्या करता है, जहां भी न्यूक्लियर विस्फोट होता है वहां पर रिलैक्सेशन के लिए बोरोन्स का इस्तेमाल होता है, यानी बोरोन जो प्रदूषण फैलता है, बोरोन्स की जरूरत वहां इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। ये दुनिया में तमाम रिपोर्ट्स इस तरह की छपी। पाकिस्तान बिल्कुल इस दौरान चुप रहा, पाकिस्तान ने कोई नू नकड़ नहीं किया और ये सीज फायर हो गया। बताया गया पाकिस्तान DGMO की तरफ से भारत के DGMO को कॉल हो गया कि भाई साहब अब रहने दीजिए, अब हो गया, हम और नहीं लड़ेंगे। जो कह रहे हैं द्विवेदी साहब वो यही तो कह रहे हैं। देखिए ना, जिसको ये समझना था उसको ये समझ में आ गया था। चूंकि उनको ये समझ में आ गया था, उस चीज को समझते हुए चूंकि उनके पास सैटेलाइट की इमेज थी, कौन सा शिप या स्ट्राइक कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है, इन सारी खबरों को जब उन्होंने कनेक्ट द डॉट्स किया, यानी सभी चीजों को जब जोड़ा, तो उनको ये समझ आ गया कि उनका सामना किस चीज से होने वाला है। और फिर पाकिस्तान जो है सीज फायर करने के लिए भारत को कॉल करता है और सीज फायर होता है। तो सवाल यह है कि जो देश के आर्मी चीफ ने कम शब्दों में जो ये बात कही है, जो हमने आपको बताया, इन सब के पीछे क्या किराना हिल्स वाली बात सच है? क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स को निशाना बना दिया ब्रह्मोस से, या फिर निशाना नहीं बनाया तो एक टेस्ट ही कर दिया कि भाई हमको पता है कि तुम्हारा माल कहाँ रखा है, और एक ब्रह्मोस जाके किराना हिल्स की किसी बाहरी दीवार या बाहरी शाफ्ट से जाकर टकराती है, जिससे धुआं निकलता हुआ वहाँ के लोकल लोगों ने रिपोर्ट किया है। बाकायदा दुनिया भर में इमेजेस आए हैं, सैटेलाइट इमेज आए हैं, अखबारों में छपा है। इंडियन आर्मी इससे मना करती रही है, लेकिन 10 तारीख को दिए गए वो गुप्त निर्देश क्या थे आज भी दुनिया की नज़र में। 10 मई को क्या कुछ हुआ, उस दिन इंडियन आर्मी ने क्या क्या किया, पाकिस्तान में क्या क्या बर्बाद हुआ, पाकिस्तान को कहाँ कहाँ चोट लगी, शायद ही दुनिया उस असल सच तक कभी पहुँच पाएगी। लेकिन ये बात तय है, जो कुछ द्विवेदी साहब कह रहे हैं ये 1.5 मिनट की बाइट जो है करीब किसी फिल्म जैसी है। इस पर बाकायदा 3 घंटे की फिल्म बनाई जा सकती है। इस 1.5 मिनट की बाइट में इतनी सारी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान ने 10 मई की रात को क्या क्या झेला होगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।